हूं शीतल राजपूत। गुजरात में फर्जी इनकाउंटर का जिन्न एक बार फिर नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बोतल से बाहर निकल आया है। दिल्ली की राजनीति में दस्तक दे चुके मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला है गुजरात पुलिस के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीजी वंजारा ने। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी इनकाउंटर केस में जेल में बंद वंजारा ने मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह के खिलाफ आरोपों का पिटारा खोल दिया है। वंजारा ने आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और 10 पेज के इस्तीफे में उन्होंने मोदी और अमित शाह को पानी पी पी कर कोसा है। वंजारा का आरोप है कि उनके जैसे 32 पुलिस ऑफिसर्स को अमित शाह ने इस्तेमाल किया और फिर अमित शाह के चंगुल में फंसे मोदी ने भी अपने ऑफिसर से मुंह मोड़ लिया। वंजारा ने सवाल दागा है कि अगर फर्जी मुठभेड़ केस में पुलिस ऑफिसर जेल में हैं तो फिर पुलिस के पॉलिटिकल मास्टर्स क्यों बाहर हैं। डीजी वंजारा के इस्तीफे की टाइमिंग और उनके तेवर पर अब बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि मोदी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है वंजारा या कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। आखिर वंजारा ने अब क्यों खोली अपनी जबान। गुजरात सरकार और देश की राजनीति में नए भूचाल की तरह आया है गुजरात कैडर के आईपीएस डीजी वंजारा का इस्तीफा। नरेंद्र मोदी सरकार के फर्जी एनकाउंटर मास्टर के तौर पर बदनाम वंजारा इन दिनों जेल में हैं। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच में डीसीपी और फिर गुजरात पुलिस की एटीएस में डीआईजी रहे वंजारा पर सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर का आरोप है। 24 अप्रैल 2007 से साबरमती जेल में बंद डीजी वंजारा ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। 1 सितंबर को पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देते हुए वंजारा ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और उनके सबसे खास सिपहसालार अमित शाह के खिलाफ जमकर आग उगली है। वंजारा ने गुजरात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजे इस्तीफे में लिखा है, 2002 से 2007 के बीच क्राइम ब्रांच, एटीएस और बॉर्डर रेंज की पुलिस ने सिर्फ वही किया जो तब के हालात में सरकार की नीति थी। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि मौजूदा सरकार के आने से पहले तक गुजरात पुलिस देश की सबसे काबिल और व्यवस्थित पुलिस फोर्स थी। आज गुजरात पुलिस हताश और निराश है। वंजारा का आरोप है कि उनकी टीम ने जो कुछ किया वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 में गृह राज्य मंत्री रहे अमित शाह के इशारे पर। वंजारा के मुताबिक, मैं अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही मर्यादा निभाते हुए चुप्पी साधे हुए था, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति मेरी असीम आस्था थी। मैं उन्हें भगवान की तरह मानता था। लेकिन अब मैं दुख के साथ कहता हूं कि अमित भाई शाह के दुष्प्रभाव में मेरा भगवान मौके पर मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। पिछले 12 साल से अमित शाह ने मोदी की आंख और कान पर पट्टी बांध रखी है। वो मोदी के सामने बकरी को कुत्ता और कुत्ते को बकरी की तरह पेश करने में कामयाब रहे हैं। गुजरात सरकार पर उनका शिकंजा इस कदर कसा हुआ है कि गुजरात में असली सत्ता उन्हीं की है। जेल में बंद 32 पुलिस अफसरों के साथ अमित शाह ने जो सलूक किया वो देर सबेर इस सरकार को कब्र में पहुंचा देगी। इन हालात में इस सरकार ने मुझे अपनी ओर से कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। अमित शाह को मोदी के लिए एक तरह से भस्मासुर बताते हुए डीजी वंजारा ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भारत माँ का कर्ज चुका रहे हैं, जैसा कि हर नागरिक का परम कर्तव्य है। लेकिन उन्हें ये याद दिलाना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पहुँचने की जल्दी में वो जेल में सड़ रहे अपने पुलिस अफसरों का कर्ज भी चुकाएं, जो उन्हें बहादुर मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करते रहे हैं। मेरी नजर में ये भी भारत माँ के कर्ज का ही एक हिस्सा है, जिसे उन्हें चुकाना चाहिए। डीजी वंजारा को एक जमाने में गुजरात का सबसे प्रभावशाली पुलिस अफसर माना जाता था। गुजरात के प्रशासनिक हलकों में सफेद दाढ़ी, काली दाढ़ी और लाल दाढ़ी के तौर पर मशहूर थी मोदी, अमित शाह और वंजारा की तिकड़ी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अचानक वंजारा ने अमित शाह के खिलाफ इतने तीखे तेवर क्यों अपनाए। वंजारा ने इसे धर्म युद्ध करार दिया है। अब देखना यह है कि वंजारा का ये धर्म युद्ध नरेंद्र मोदी के मिशन 2014 की मुसीबत न बन जाए। अरविंद शर्मा, अहमदाबाद, इंडिया न्यूज।
तो एक जमाने में मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले, सुपर कॉप माने जाने वाले, ये कहा जाता था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 2007 में, तो किसी को यकीन नहीं आया था कि डीजी वंजारा को गिरफ्तार किया जा चुका है। वो डीजी वंजारा इस तरह की बातें कह रहे हैं इस्तीफे की चिट्ठी में, विस्फोटक बातें। कितनी बड़ी मुसीबत साबित होंगी वो नरेंद्र मोदी के लिए, ये देखना होगा। हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारी एडिटर न्यूज आंचल, साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जस्टिस अग्रवाल, फॉर्मर जज हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही हमारे साथ जेडीयू के सांसद अली अनवर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आंचल के पास उस चिट्ठी की, इस्तीफे की चिट्ठी की कॉपी है जिसमें ये तमाम बातें कही हैं डीजी वंजारा ने। आंचल, धज्जियां उड़ा के रख दी हैं नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार की डीजी वंजारा ने। बहुत सवाल यहाँ पर शीतल खड़े किए हैं और मुझे लगता है ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शायद ही नींद आए। लीगली इस पर बाद में आएंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का जो एकमात्र एम्बिशन है इस देश का प्रधानमंत्री बनना, ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर इसकी जिस तर्ज पे ये चिट्ठी लिखी गई है, अगर उसको देखा जाए तो 10 पन्नों में ये साफ साफ कह दिया गया है कि मैं अब तक चुप रहा, अब तक आपको भगवान की तरह पूजा, लेकिन आगे ऐसा नहीं होने जा रहा है। साफ तौर पर इशारा कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। सीबीआई अगर वंजारा को अपना अप्रूवर बना ले, और वंजारा ने यह भी साफ कर दिया है कि अब तोते की तरह वो अपनी जुबान खोलने जा रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि मैं एक फुट सोल्जर था, मैं फील्ड में था, मेरे अफसर फील्ड में थे, 32 पुलिस वाले जो कर रहे थे वो पूरी तरह से सरकार की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। नीयत और जो नीति है सरकार की, गुजरात सरकार की, कि टेररिज्म को एलिमिनेट किया जाए। भले ही फेक एनकाउंटर का जिक्र उन्होंने बाद में किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम सरकार की नीति को फॉलो कर रहे थे, जो उन्होंने कहा हमने किया, हमने उनकी निगरानी में काम किया। और ये भी साफ साफ कह दिया गया है शीतल यहां पर कि अगर हमारी जगह जेल में है तो सरकार की जगह भी जेल में होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ। बिल्कुल। इस चिट्ठी के और क्या पॉइंट्स हैं वो सब हम आपको बताएंगे। आंचल हमारे साथ बनी हुई है इस वक्त 26 हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, नेशनल सेक्रेटरी रामेश्वर चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। रामेश्वर जी, दिन में जो सीडी आज कांग्रेस ने जारी की, शायद वो काफी नहीं थी, उसके बाद अब डीजी वंजारा का इस्तीफा, और इस्तीफे की चिट्ठी में ऐसी ऐसी विस्फोटक बातें। उनका ये कहना कि जो कुछ भी हमने किया वो राज्य सरकार के आदेश के चलते किया, और अगर हम जेल में हैं तो फिर सरकार के नुमाइंदे बाहर क्यों हैं? देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इस पर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते शीतल जी, क्योंकि ये केस चल रहा है कानून। नहीं, उनकी चिट्ठी के जो कंटेंट्स हैं रामेश्वर जी, इस्तीफे की चिट्ठी में जो उन्होंने बातें लिखी हैं, जो कही हैं, मैं उस पर आपकी टिप्पणी मांग रही हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं। ये तो केस चल रहा है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है वंजारा जी ने, उनको वंजारा ने इतने दिनों बाद चिट्ठी लिखी है। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, अभी ये केस चल रहा है इतने दिनों से, केस में कोई चीज प्रूफ नहीं हुआ। एक बात हमको आश्चर्यजनक ये भी रखता है कानूनी दायरे में कि राजा जैसे और कनिमोझी को, कलमानी जैसे लोगों को इतने बड़े बड़े घोटाले में बेल मिल जाता है। ये ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, चिट्ठी पर मैं बाद में आता हूं, आज तक की जेल में है, बेल क्यों नहीं मिला? ये भी एक प्रक्रिया में, ये भी एक समझने की चीज है। अभी यही तो कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने सारी की सारी शक्ति जो है अमित शाह के पीछे झोंक दी है। यही तो वो कह रहे हैं अपनी चिट्ठी में कि हमारे को पूछा तक नहीं, जबकि वो सिर्फ फुट सोल्जर्स थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। देखिए, आदमी देखो, फिर बिल्कुल मैं आ रहा हूं उसी बात पे। इतने दिनों से ये जेल में है, आज ये बोल रहे हैं, ये सही बात है। थोड़ी मानसिक स्थिति भी समझनी चाहिए। जब केस लड़ा जा रहा है तो केस अलग अलग नहीं है शीतल जी, समझिए। इस केस तो एक साथ लड़ा जा रहा है ना, ये नहीं कि अमित शाह का केस अलग है, वंजारा का केस अलग है, एक ही एनकाउंटर में केस है। नहीं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी रामेश्वर जी, उन्होंने अपनी डीजी वंजारा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हमारे लिए कुछ नहीं किया राज्य सरकार ने, अमित शाह के लिए बड़े वकील को हायर किया और 3 महीने के अंदर उन्हें जमानत दिलाई, और मैं और मेरे साथ 32 जो बाकी पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं वो तब से 2007 से जेल में हैं। हमारे लिए कोई एफर्ट नहीं किया। बिल्कुल आप पर, ये जो राज्य सरकार जो केस लड़ रही है, अलग अलग केस तो है नहीं, एक ही केस लड़ रही है, और इस केस में सारे लोगों का केस है। वो ऑफिसर्स भी है, अमित शाह भी इसमें थे, एक को बिल मिला, 2 को मिला, 3 को नहीं मिला, ये अलग विषय कानूनी प्रक्रिया। ये कैसे कोई कह सकता है कि जब राज्य सरकार केस लड़ती है तो केस अलग अलग है? केस अलग अलग तो है नहीं, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूं। डीजी वंजारा जी को आज ये याद आया तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। केस तो सरकार एक साथ लड़ रही है,
बेल देना तो कोर्ट का काम है। लेकिन बेल के लिए कोशिश करना तो सरकार का काम है ना। अमित शाह के लिए आला वकील हायर किए गए 3 महीने के सरकार तो कोशिश कर रही है। देखिए बिल्कुल उनके लिए भी देखिए वकील हायर किए गए, उनके लिए भी वकील लड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि सरकार के जो वकील टॉप मोस्ट होते हैं, जिनको सरकार बनाती है, अपने यहां रखती है, वो वकील सुप्रीम कोर्ट तक आकर के लड़ते हैं और पूरे केस को लड़ रहे हैं। अब अलग अलग केस के मायने अलग होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग चार्ज है। मैं दूसरी चीज आपसे कह रहा हूं, ये भी मुझे भी कुछ आश्चर्यजनक बात जरूर लगती है कि एक ही केस में अभी कोई चीज प्रूव नहीं हुआ, केस चल रहा है, बेल इन लोगों को 8 साल से नहीं मिला। इसमें मुझे बात पलट रहे हैं, इसीलिए बात पलट रहे हैं। बारे में चलिए बेल की बात छोड़ते हैं। आंचल, इसके अलावा हमें अली अनवर जी की एक बारी रिएक्शन लेना चाहिए। अली अनवर जी, जो कुछ भी खुलासे किए गए हैं इस चिट्ठी पे, रामेश्वर जी बोल रहे हैं कि देखिए चलिए अमित शाह को बेल हुई, बाकी सबको भी होनी चाहिए। आप इस पर क्या कहेंगे? ये भी कहा है, जो इशारा साफ है वंजारा का, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में लेकर डूबेंगे। साफ तौर पर कह दिया है कि अब बोलना शुरू होंगे तो चुप नहीं होंगे। नहीं, देखिए बंजारा ये कह रहे हैं कि हमने जो कुछ भी किया या उन 25 पुलिस अधिकारियों ने जो कुछ भी किया वो सरकार की नीति पर अमल कर रहे थे। तो ये तो जाहिर हो गई ना, उन्होंने ठीक ही कहा है कि हम जेल में हैं, हमारे जैसे और पुलिस अधिकारी कुछ जेल में हैं और बाद में जाएंगे। तो अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी जेल में होना चाहिए। देखिए ये अच्छी बात है। एक जो हम भोजपुरी इलाके के हैं, चौरसिया जी भी वहीं के हैं। तो हमारे यहां एक कहावत है कि लड्डू लड़ी तब बुनिया झरी। इसका मतलब यह हुआ कि एक गिरोह के 2 लोग लड़ेंगे आपस में तो सूचनाएं निकलेंगी सही, मीडिया को भी मिलेगी, जनता में भी जाएगी। चलिए जेडीयू इसके मजे ले रही है। अब देखिए खून है ना, ये खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इन लोगों ने जिस तरह से फेक एनकाउंटर किया, नरेंद्र मोदी जी ने कराया, अमित शाह जी ने कराया, अपना इमेज बिल्डिंग के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। अरे भाई, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं तो जो आतंकवादी को पकड़ रहे हैं उनको कानून के हवाले कीजिए। फांसी देना, उनको सजा देना कानून का काम है। चलिए आप पकड़ करके और मार नहीं दीजिएगा उनको। बिल्कुल। तो अब इसमें तो ये सब लोग जाएंगे। चलिए आएंगे आपके पास। आप जान लीजिए अमित शाह या नरेंद्र मोदी। प्रदीप सिंह जी, ये जो इस्तीफा है डीजी वंजारा का, इसे महज इस्तीफा माने, इकरारनामा माने, या एक पॉलिटिकल बॉम्ब के तौर पर देखा जाए इसको? देखिए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और फ्रस्ट्रेशन भी इससे झलकता है। देखिए, उनकी गिरफ्तारी अप्रैल 2007 में हुई थी। तब से अब तक उनके पास अपनी बात कहने के तमाम मौके थे, कोर्ट में, कोर्ट से बाहर, और जो तरीका अभी उन्होंने अपनाया है ये भी उनके पास मौजूद था। जो वो कह रहे हैं उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कॉन्शियस पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो पॉलिसी क्या थी? क्या फेक एनकाउंटर की थी? क्या आतंकवाद से लड़ने की थी, या कुछ और थी? अगर वो ये इसका खुलासा करें तो बात आगे बढ़ती है। अगर अब इसको गुजरात सरकार या मोदी के समर्थक इस रूप में पेश कर सकते हैं कि आतंकवाद से लड़ने की हमारी पॉलिसी है, ये स्टेटेड पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की, ये संरूप से अगर वो मोदी पर, अमित शाह पर आरोप लगाते हैं कि ये सब फेक एनकाउंटर था, गलत लोग थे, ये टेररिस्ट नहीं थे, तो उनको फांसी होना तय है। मोदी और अमित शाह का जो होगा वो बाद में होगा, अदालत तय करेगी, लेकिन उनके लिए तो फांसी का रास्ता या आजीवन कारावास का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए वो अपने पत्र में ये कह रहे हैं कि ये दोनों, इशरत जहां का भी जिक्र कर रहे हैं, सोहराबुद्दीन का भी, कि ये टेररिस्ट थे। सीबीआई ऐसा नहीं मान रही है। सीबीआई ने जो केस प्रस्तुत किया है उसका ये कहना है, खासतौर से इशरत जहां के मामले में, कि उसका कोई टेरर लिंक नहीं था। अब एनआईए सीबीआई में इसका झगड़ा हो रहा है कि आईबी की क्या रिपोर्ट थी, एनआईए
हेडली ने क्या बताया वो एक अलग प्रदीप जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, आज ही आपकी पार्टी ने सीडी जारी की है तुलसी प्रजापति केस को लेकर, और ये अब इस्तीफा आ गया डीजी वंजारा का, जिसमें वो इस तरह के खुलासे कर रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हम जेल में हैं तो जो सरकार जिसके आदेश पे हमने काम किया वो सलाखों के पीछे, उसके नुमाइंदे सरकार सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये थोड़ी सी इसको लेके थोड़ी सी दाल में कुछ काला लग रहा है कि ये दोनों चीज एक साथ कैसे एक के बाद एक। इत्तेफाक से सुबह सीडी और बाद में ये वंजारा का इस्तीफा। जी जी, मैं बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वंजारा हो या ये दूसरे साहब हो, ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वंजारा के लेटर से ये लग रहा है कि सब काम मिलजुल करके हुआ है। अब सीबीआई तहकीक कर रही है और मालूम कर रही है, तो उनको लगता है कि हमको फंसा दिया है और मोदी और उनके साथी खुद निकल गए हैं। तो जाहिर है उसके अंदर का दर्द जो है वो बाहर आ रहा है, और मैं समझता हूं कि ये आगे बहुत गुल खिलाएगा और शायद भारतीय जनता पार्टी और इनका जो गुजरात का पूरा यूनिट है और जिसके वो नेता हैं, मेरे ख्याल में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। रामेश्वर जी, आपकी रिएक्शन, गुजरात की सरकार नरेंद्र मोदी अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये कह रहे हैं कांग्रेस के मीम अफजल इस घटना के बाद, इस चिट्ठी के बाहर आने के बाद। अगर कांग्रेस के नीम अफजल साहब इस तरह, एक मिनट, हेलो, नीम अफजल साहब अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं तो मुझे बड़ा ताजुब होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की जिसकी जांच कर रहा है। प्रदीप जी ने सही बोला कि बंजारा इतने दिन कहां थे, फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हैं। ये जांच चल रही है कि इससे पूछिए, मैं नीम अफजल साहब से पूछना चाहता हूं, क्या इनके गवर्नमेंट की पॉलिसी केंद्र में 9-10 साल से है, ये आतंकवाद से लड़ने की पॉलिसी है कि नहीं है। ये पूरा कांग्रेस का, अब मैं ये कहूं कि तो पूरा कांग्रेस का रचा हुआ खेल है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री फंस चुके हैं, फाइल गायब है, आज तक एफआईआर नहीं हुआ, फाइल नहीं मिल रहा है। वो लोकसभा छोड़ के प्रधानमंत्री का भाग जाना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। पहले सुन लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं मैं वही बता रहा हूं। ये ध्यान बता, एक मिनट सुन तो लीजिए, पेशेंटली सुन तो लीजिए पूरी बात, मैं उसी पर आ रहा हूं। ये ध्यान बटाने के लिए अगर नीम अफजल साहब और कांग्रेस ने नहीं किया तो ये क्या कर रही है, सीडी फेक ला रही है। दूसरी बात, एक बात, अभी खुद राज्यसभा के सांसद हैं और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, राज्यसभा के सांसद है, जांच चल रहा है, मोदी को जेल में होना चाहिए। मैं पूछता हूं कि जो मिड डे मील में 23 बच्चे मिले तो प्रिंसिपल जेल में है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल में क्यों नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कोई वक्तव्य हुआ? इनके यहां आतंकवादी पकड़ा जाता है, बिहार सरकार पूछताछ नहीं करती है, क्योंकि उस पर उसको वोट बैंक उसमें भी दिखता है। इसलिए ये सब चर्चाएं बंद कीजिए। हाँ, जहां तक ये बंजारा का सवाल है, बंजारा इतने दिनों तक नहीं बोले, ये सही बात है, फ्रस्ट्रेशन में है, वो दूसरी बात है। आज जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जांच पर कर रहा है, इस पर हम क्या जांच कर सकते हैं, क्या बहस कर सकते हैं? बंजारा ने जो भी लिखा है लेटर, आखिर बंजारा ने इतने दिनों तक कोर्ट को ये बात क्यों नहीं बताई? और जब एनकाउंटर होता है तब पुलिस एनकाउंटर करती है, कोई मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर आके एनकाउंटर नहीं करता है। ये ऑर्डर आई, इमीडिएट इंफॉर्मेशन बंजारा को थी। नहीं, उनका ये कहना है ना, उनका ये कहना है कि हमने जो भी किया वो सरकार के आदेश पर किया, हमने उनके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया, ये वो चिट्ठी में स्पष्ट लिख रहे हैं। सरकार, एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल मैं उस पर आऊं। क्या सरकार का आदेश था? सरकार का आदेश है कि आतंकवाद से लड़ना है, आतंकवादियों को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो बंजारा को जब मालूम है आतंकवादी है तो उसको उसने शूट कर दिया। अब कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने, कुछ एनजीओ ने आरोप लगा दिया कि ये फेक इनकाउंटर था, सीबीआई जांच चल रही है, तो प्रूफ होने दीजिए। बंजारा जी ने ही तो मरवाया है ना, तो बंजारा कह रहा है कि रामेश्वर जी, चर्चा की शुरुआत में तो आप ये कह रहे थे अमित शाह को तो बंजारा को भी जमानत होनी चाहिए, और आप बिल्कुल यू टर्न ले लिया आपने चर्चा के दौरान, बोला बंजारा ने बंजारा को भी जमानत मिलनी। फिर मैंने एक बात, फिर मैं आपको कह रहा हूं, बंजारा को भी मिलनी इसलिए चाहिए कि अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, प्रूफ नहीं हुआ, तो प्रूफ हो गया तो जेल में जिसको जाना है जाएगा, लेकिन जब नहीं हुआ तो इसको भी बेल तो होना ही चाहिए। आपने साफ ये कहा है कि सरकार की कोई भूमिका नहीं है, अगर हुआ ऐसा तो बंजारा का ही काम है, उन्हीं का हाथ है, ये आप स्पष्ट अभी बोले हैं थोड़ी देर पहले अपने शब्दों से। आप मुकर्रर, अरे पॉलिसी है कि आतंकवाद से लड़ना है। हेलो मीम अफजल जी बोलें। जी देखिए, पहली बात तो कि मैं भाई साहब की गलतफहमी दूर कर दूं, मैं पहले राज्यसभा का मेंबर था, अभी नहीं।
दूसरी बात ये कि मैं आपके लिए नहीं बोला, मैं उनके लिए बोला, जदयू वाला क्यों लिए बोला, जदयू अच्छा, मैं दूसरी बात ये बता दूं कि हमने कहीं ये नहीं कहा, हम तो नहीं, आपको नहीं बोला, वो जदयू के जो हमारे सांसद है उनके बारे में बोला मैं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ऐसा है कि बंजारा ने आज एक चिट्ठी लिखी है, इस्तीफा दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता कल तक वो आपके साथ थे और आज अगर वो बाहर हो गए हैं तो वो एकदम बुरे हो गए। उन्होंने एक जायज बात शायद कही है कि भाई मुझे शायद बचाया नहीं, कोशिश नहीं की जा रही, और बल्कि 30-32 पुलिस अफसर पूरे। अफजल साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज। नीम अफजल साहब एक मिनट जो है, इस फसादात के बाद जो एनकाउंटर्स हुए हैं, 32 फसादात के सिलसिले में और जो एनकाउंटर्स बाद में हुए हैं, 32 लोग अभी जेल के अंदर हैं। ये पूरे भारत में किसी स्टेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये सिर्फ गुजरात में ही होता है। हमारा ये कहना नहीं है। सुबह को जो सीडी दिखाई गई है उसमें आपके 2 सांसद साफ तौर पर ये दिखाए गए हैं कि वो वकालतनामे पे दस्तखत के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं कि उन्हें वो वकालत को बचाने का काम करना है उनको, और वो काम वो कर रहे हैं और उनके मुताबिक, और उनकी बात मोदी जी से भी हुई है। तो ये सब सामने जब आएगा तो इस पर रिएक्शन तो आना ही आना है, अवाम का भी आएगा और पॉलिटिकल पार्टीज का भी आएगा। आप उससे बच कैसे सकते हैं? नीम अफजल साहब हो गया? जी बोलिए। मैं 1 मिनट आपका जवाब दे दूं। नीम अफजल साहब, पहले तो ये आप भूल जाइए, ये एक चीज तो पहले आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है बोले, कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति का नहीं होता। जो सरकार होती है, ये पुलिस ऑफिसर, आपकी भी सरकार थी तो ये पुलिस अफसर होंगे। पुलिस अफसर किसी सरकार का नहीं होता। एक पॉलिसी के तहत पुलिस अफसर जनता के नुमाइंदे होते हैं, ये भी जनता के नुमाइंदे सरकार के एक अंग होते हैं। पुलिस अफसर, मेरी सरकार आएगी तो अलग नहीं, आप बहाल कर देंगे, वो ही रहेगा। पुलिस ऑफिसर्स अपने आप से ऑपरेट नहीं करते हैं, आदेश होते हैं जो एग्जीक्यूट किया जाता है। आंचल, इसके लीगल एस्पेक्ट्स, मोदी के लीगल एस्पेक्ट्स के लिए मैं पहले रामेश्वर जी अच्छा सुन लीजिए। देखिए, आपके मुताबिक अगर चला जाए तो वंजारा साहब को पहले जमानत मिलनी चाहिए थी, फिर आपने बोला वंजारा साहब तो अपने आप ही काम कर रहे थे, आइसोलेशन में काम कर रहे थे, जबकि वंजारा की एलिगेशन ये है कि सरकार के ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों जानते थे। नरेंद्र मोदी को मैं भगवान की तरह पूछता था, लेकिन उनकी चुप्पी बरकरार रही। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वी स्विम एंड वी सिंक टुगेदर, यानी कि इशारा साफ है। रामेश्वर जी आपके पास आएंगे। जस्टिस अग्रवाल, ये जो चिट्ठी लिखी गई है और इस तरह की भी बातें अब सामने आ रही है, एक तो ये लग रहा है कि सीबीआई इन्हें अप्रूवर बना सकती है, दूसरा अपने आप में जो एलिगेशंस लेवल की गई हैं, भले ही देर से की गई हो, आपको लगता है बहुत डैमेजिंग है और ट्रायल के दौरान मोदी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, अमित शाह के लिए भी? ये है कि इतने दिन तक मुंह बंद रखना और इतने साल बाद कोई बात करना, ये नहीं, क्या मतलब है इसका? एक बात। दूसरी बात है, जमानत मिली या नहीं मिली, ये सब कोर्ट का काम है। यह मतलब पक्षकार को अप्लाई करना चाहिए कोर्ट में जमानत के लिए। अच्छा, जमानत नहीं मिली, इसका मतलब है कि केस में कुछ मटेरियल ऐसा है जो बंजारा जी के खिलाफ है। अदरवाइज ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोर्ट किसी के प्रेशर में होगी कि मतलब इसको जमानत दे दो, उसको जमानत मत दो। उनका कहना ये है कि देखिए, अभी एक और बात है, इसलिए रहा उन्होंने जस्टिफाई किया है, जस्टिस अग्रवाल उन्होंने जस्टिफाई ये कहा है कि अभी तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कम से कम कोई आके हमारी सुध लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी को मैं भगवान की तरह पूछता था, लेकिन अब जरूर बातें बताना शुरू करूंगा। थ्रेट की तरह है ये चिट्ठी। बड़ी अजीब सी बात है। एक पब्लिक सर्वेंट कह रहा है कि मैंने दूसरे के कहने से कुछ किया, ये गलत बात है। दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर गिवन ओथ विद दैट ऑब्जेक्ट। क्या कि मतलब सीआरपीसी को मानेंगे? तो जस्टिस अग्रवाल वो ऑपरेट नहीं करते ना, उनको आदेश दिए जाते हैं। सीआरपीसी को मानेंगे, भारत के संविधान को मानेंगे, भारत के कानून को मानेंगे। तुम कानून को तोड़ करके कोई काम कह रहे हो, फिर कह रहे हो कि उसने कहा था इसलिए किया हमने। भाई हम कहें कि जस्टिस अग्रवाल ने हमको कहा उनका खून करने को, हमने कर दिया। ये कहें कुएं में जा तो हमारा अपराध थोड़े डीजी वंजारा जो है एक आईपीएस ऑफिसर थे। ये डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई कहा जा सकता है। रामेश्वर जी खास तौर से मांगेंगे कि डिसग्रंटल्ड एक्स एम्प्लॉई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है
जो जस्टिस अग्रवाल से जानना चाहूंगी, अगर वंजारा स्टेज पर अप्रूवर बन जाते हैं, सिर्फ एक एनकाउंटर का मामला नहीं है और कई ऐसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस भी हैं जो कि वंजारा के बीच में और तमाम जो दूसरे आरोपी हैं अमित शाह के बीच में लगातार वो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी के लिए और अमित शाह के लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है? देखिए, एज ए जज या एज ए एडवोकेट मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता जबकि उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं मालूम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पब्लिक सर्वेंट का काम पब्लिक की सेवा करना है, किसी राजनेता की, किसी पर्टिकुलर शासन की सेवा करना नहीं है। उन्हें वोट किस बात के लिए दी गई है, उन्हें अपॉइंट किस लिए दिया गया है, उनको पैसा कहां से मिलता है, तनख्वाह कौन देता है उन्हें? चीफ मिनिस्टर तनख्वाह नहीं देता, ये बेकार की बात है। यानी आप कह रहे हैं जस्टिस अग्रवाल, क्या होता है जस्टिस अग्रवाल, आप ये कह रहे हैं कि ये जो खुलासे उन्होंने किए इस्तीफे की चिट्ठी में, इसका कोई असर सरकार पर या नरेंद्र मोदी पर या उनके आसपास के लोगों पर होना है इसका? वो उनको समझ में आ रहा है कि ऐसा हो जाएगा कि इस पे भी इसका कोई असर नहीं होना है। लेकिन अगर वो अप्रूवल हो जाते हैं कि हमने तो गलत की ही है और ये तुम्हारे कहने से किया है। तुम अगर वो ये कोई कह देता तुम कुएं में कूद जाओ तो ये कूद जाते क्या? बेकार की बात है, बिल्कुल यूजलेस बात है, बिल्कुल 2% की बात है। नहीं, लेकिन इससे अधिक कोई मतलब ही नहीं है इसका। वंजारा के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो कि ये मुख्यमंत्री ने या अमित शाह ने ये हमको ऑर्डर दिया था, या उनके पास कोई कॉल का जो कन्वर्सेशन है उसका रिकॉर्ड हो। यानी ये तो इशारा है, यानी ये तो इशारा है, ये ऐसा नहीं माना जा सकता। आतंकवादियों के खिलाफ पूरा देश है, पूरा प्रूफ है, प्रूफ तो अभी आतंकवादियों के खिलाफ पूरा देश है। ये आपका अंदाजा है ना कि प्रूफ आ सकता है या उनके पास? अगर एक बार अप्रूवर हो जाते हैं वो तो फिर नहीं, अप्रूवर हो जाने से काम नहीं, केवल उनके बयान से उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। जस्टिस अग्रवाल बता सकते हैं। सवाल ये है कि जब तक उसके बारे में वो प्रमाण नहीं देते, वो खुद अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त अगर ये कहता है कि हाँ 5 लोग और थे हमारे साथ, अप्रूवर अभियुक्ति बनता है, उनकी जांच हो सकती है कानूनन। अगर अप्रूवर अदालत ये कह सकती है कि इन 5 के बारे में भी जांच कीजिए ये शामिल थे या नहीं, लेकिन जब तक उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा तब तक अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इससे कोई डीजी वंजारा अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर एक चीफ मिनिस्टर या एक नेता को भगवान मानता था। क्यों मानते थे भाई आप? आपके सर्विस रूल्स में ये कहाँ लिखा है? चलिए ये बात नहीं हो, ये बात हमने कही है, ट्रांसफर नहीं हो, प्रमोशन नहीं हो, इसके लिए कोई आदमी अपने कानून को, अपने जमीर को बेच सकता है। ऐसे आदमी का मीनिंग क्या है? बेकार की बात है। ऐसा पब्लिक सर्वेंट बेकार है। ये तो एक इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया मौजूद है। रामेश्वर चौरसिया जी, इस चिट्ठी में और भी कई सनसनीखेज और बड़ी बातें कह दी हैं डीजी वंजारा ने। उनका ये कहना है कि पिछले 12 साल से अमित शाह ने मोदी की आंख और कान पर पट्टी बांध रखी है। वो मोदी के सामने बकरी को कुत्ता और कुत्ते को बकरी की तरह पेश करने में कामयाब रहे हैं। यानी मोदी की आंख पर अमित शाह नाम की पट्टी बंधी हुई है। और भारत की जनता बेवकूफ नहीं है। अच्छा बताइए, ये सोचिए कभी भगवान बोल देते हैं, कभी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। सुन लीजिए, कभी पट्टी बंधी हुई है। हमारे दोनों वक्ता ने बोला कानून के जानकार हैं, इन्होंने अच्छी बातें आपको बता दी, इसके आगे कुछ बचता नहीं है। बंजारा इतने दिन कहाँ छुप के पड़े हुए थे, आखिर अब मैं तो दूसरी चीज कर रहा हूँ, इसके पीछे साजिश करता कौन है अब तो इसका पता लगाना पड़ेगा। जो मामला कोर्ट में चल रहा है, सही बात है, बंजारा चिट्ठी कोई भी लिख सकता है तो चिट्ठी प्रूफ नहीं होगी, प्रूफ तो उनको लाना पड़ेगा। और इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में ये बोलेंगे तो यही माना जाएगा कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक सर्वेंट किसी के इशारे पर काम करे तो उसको पब्लिक सर्वेंट रहने का अधिकार नहीं, वैसे अधिकारी को तो सस्पेंड करना चाहिए। मोदी को आप ये जो फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं ना, आप फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे, पहले आप डिस्कशन की शुरुआत में कह रहे थे कि उनको क्यों नहीं जमानत मिली, अब आप कह रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट इस तरह की अगर दूसरों की बात को हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कैसा पब्लिक सर्वेंट? वो मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप लेटर का खुलासा कर रही है, मैंने तो लेटर पढ़ा नहीं, आपके पास होगा, जिस तरह कर रही भगवान है वो सुन लीजिए ना, मेरी बात 1 मिनट, 1 लाइन सुन लीजिए। अगर भगवान मानते थे तो उनको लगता था कि ये मुख्यमंत्री सही काम करते हैं, ये चाहते हैं कि आतंकवाद से लड़ना, आतंकवाद को समाप्त करना है, उसके लिए वो काम कर रहे थे। आज वो पलट रहे हैं तो आखिर इसका क्या मतलब है?
मैं तो उनसे आपसे जानना चाहती इसका क्या मतलब होता है? चलिए इसका मतलब अच्छा काम जानने की कोशिश करते हैं कांग्रेस से मीम अफजल साहब से। मीम अफजल साहब, अभी बातों में रामेश्वर चौरसिया जी ने इशारों में कह दिया कि ये चिट्ठी जो इस वक्त आई है, इस्तीफा जो आया है, आज दिन में सीडी जारी की है आपने और अब उसके बाद ये चिट्ठी और इस्तीफा आया है, इसके पीछे साजिश की बू आती है। इशारों में चौरसिया जी ने क्या कह दिया? ये देखिए, ये जो सीडी आई है ये कोई कांग्रेस ने तो तैयार की नहीं है, जारी तो कांग्रेस ने तैयार की है। जारी कांग्रेस ने की है ना जी, जारी तो आज कांग्रेस ने नहीं तो तैयार। तो जाहिर है कि अगर हमको ये लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आवाम के सामने आना चाहिए तो हमने उसको मदद की और लोगों को बताया और प्रेस को बुलाकर के सामने दिखाया उसको। और ये सीडी जो बनी हुई है ये जाहिर है कि इसमें जो लोग हैं वो हमारे प्लांटेड तो है नहीं, इनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसके अंदर, तो इनको साजिश की बू आ रही है तो इनको देखना चाहिए कि ये साजिश बिल्कुल इनकी पार्टी के अंदर से तो नहीं चल रही है। इनकी पार्टी के लोग तो नहीं चला रहे हैं किसी के खिलाफ, तो ये तो इनको देखना चाहिए। और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये पॉलिटिक्स के अंदर कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इनको बात करना चाहिए। अभी जो हमारे जज साहब ने, अग्रवाल साहब ने बात बड़ी अच्छी कही कि कोई भी अधिकारी हो वो जब अधिकारी बनता है तो इस बात की शपथ लेता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको डिफेंड करेगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा, चाहे ऊपर से ऑर्डर है या कहीं से भी आए। कोई हम देखते हैं बहुत सारे पुलिस वाले एसएचओ मना कर देते हैं, पॉलिटिकल लोग कहते हैं साहब ऐसा कर दिए, कहता है साहब कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता ये। तो ऐसा ही बंजारा को भी करना चाहिए था। हकीकत ये है कि आज बंजारा ने ये खत लिखकर ये साबित कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं गलत काम करते रहे हैं और किसी के इशारे पर करते रहे हैं जिसे वो अपना भगवान मानते हैं। तो ये तो अपने आप में एक सबूत के तौर पर आगे काम करेगा कि जिन्हें वो भगवान मानते थे अब उनको शायद कुछ और समझने लगे हैं वो, और आज उनको शिकायत पैदा हो रही है कि उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। अगर एक पॉलिटिकल आदमी अमित शाह के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो सकते हैं तो हमारे को तो कोई आकर पूछ नहीं रहा। 32 लोग जो है जेल के अंदर हैं। जिस सरकार ने हमारे से ये सारे काम करवाए वो सरकार, ये जो देखिए एक बात और बताना चाहता हूं, आतंकवाद के आड़ के अंदर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करना भी गुनाह है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो आतंकवादी भी हैं तो उनको गोली मारने का कोई इख्तियार नहीं है। अभी 2 आतंकवादी वहां से पकड़े गए हैं नेपाल से, उनको सरकार लेकर आई, सारे प्रेस के सामने दिखाया, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और इससे पहले जो अफजल गुरु या बॉम्बे के उसमें पकड़े गए उनको फांसी हुई, कितना एक कानूनी प्रक्रिया चली, उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च भी हुआ, लेकिन किसी ने उनको गोली नहीं मारी। कानून किसी को इस बात का हक नहीं देता कि वो किसी को गोली मार दे या उसका एनकाउंटर कर दे। तो सवाल यह है कि ये एनकाउंटर है या नहीं। आपने साजिश की बात को घुमा दिया, आपने साजिश जो चौरसिया जी जिस साजिश की बात कह रहे थे उस साजिश की बात को घुमा दिया। मैंने घुमाया नहीं, मैं तो कह रहा हूँ साजिश की तलाशी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने अंदर से लें, किसी ने इनके अंदर से तो साजिश नहीं की है। साजिश की तलाशी अपने अंदर से ले भारतीय जनता पार्टी। चौरसिया जी, मैं अली अनवर जी के पास भी आऊंगी। चौरसिया जी, इस पर पहले आपका रिएक्शन। देखिए, पहले तो मैं नीम अफजल साहब को बताऊं कि एक्साइटेड होकर के ऐसी बातें बोल देते हैं। जो आप साजिश सीडी की करे हो तो फेक हाउस में कुछ है नहीं, कहाँ है वकालतनामा, कौन साइन कराए, ये तो छोड़ दीजिए, हमारे प्रवक्ता बोल चुके हैं जो है उसमें, उसका मतलब नहीं है। दूसरी चीज जो बोले आतंकवादी पकड़ा गया, अरे पार्लियामेंट पर तय किया तो मारा गया, वहां भी बॉम्बे में मारा गया, एक पकड़ा गया, जो पकड़ा गया, जो चला रहा था मारा गया। रामेश्वर जी, वो मारा ही जाएगा ना। गुजरात सरकार मान चुकी है कि ये फेक एनकाउंटर था। सुन लीजिए, गुजरात सरकार खुद ये मान चुकी है फेक एनकाउंटर था, इसलिए एनकाउंटर का सवाल नहीं उठाइए। एनकाउंटर तो सोहराबुद्दीन का हो या बाकी इशरत का हो, सब फेक एनकाउंटर थे। ये रिकॉर्ड पे बातें हैं। सरकार के मान लेने से फेक एनकाउंटर नहीं हो जाता। के लिए हो रही है। जब सब कुछ प्रूफ हो गया तो ये लोग जेल में क्यों है, सजा क्यों नहीं हो रही है? जब सारी चीज प्रूफ हो गया, देखिए हम डिस्कशन करते हैं तो ये भी समझ लें कि जो मामला कोर्ट में है उस पर हमें डिस्कशन, एक तो हम उसके जज नहीं है, हमें जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। अफसर साहब की एक कोर्ट में चल रहे मामले की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। आतंकवादी एनकाउंटर में मारा जाता है, मुंबई में मारा भी गया, एक पकड़ा गया था, सारे मारे गए थे। देखिए कोई बात क्या है, कहा ना कोर्ट में चल रहा है से वो कहाँ थे, और इस तरह की बातें करना एक अफसर को शोभा नहीं देता।
चलिए मैं अली अनवर जी के पास चलती हूँ। अली अनवर जी के पास चलती हूँ। अली अनवर जी, ये जो बातें कही है डीजी वंजारा ने इस चिट्ठी में, इस्तीफे की चिट्ठी में, वो कहते हैं कि मौजूदा सरकार यानी गुजरात में जो मौजूदा सरकार है, इसके आने से पहले तक गुजरात पुलिस देश की सबसे काबिल और व्यवस्थित पुलिस फोर्स थी। आज गुजरात पुलिस हताश और निराश है। साथ ही वो ये कहते हैं कि पिछले 12 साल से अमित शाह ने मोदी की आंख और कान पर पट्टी बांध रखी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी के फेवरेट टॉपिक हैं। इस पर मैं आपकी रिएक्शन चाहती हूँ। नहीं, फेवरेट टॉपिक की बात नहीं है। बात यह है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और हमारे चौरसिया जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का उसी तरह से बचाव कर रहे हैं जिस तरह से आशा बापू का बचाव टीवी पर आकर के कुछ लोगों ने किया। आशा बापू जी के यहाँ भी भगवान मान करके उस लड़की के माँ बाप गए थे और ये लड़की भी गई थी। आसाराम बापू की संख्या किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के लिए, डीजी वंजारा के लिए? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, बात पूरी होने दीजिए। नहीं लड़े इसीलिए आपको ये भाषा पसंद है। बात पूरी होने दीजिए। राज्यसभा के सांसद है, आप कहाँ की बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, मुझे समझ में नहीं आता है। बात पूरी होने दीजिए। चौरसिया जी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। क्या बात आप करते हैं? आपसे जोर से चिल्लाने आता है, लेकिन आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप सुनिए, लेकिन बात आप बैठे हैं तो सुनिए, दूसरी की बात भी सुनिए। कहाँ चले गए आसाराम बापू? दूसरी की आप उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से आसाराम बापू के लोग मीडिया के लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। बस आपने कहा तो सुनिए, भी जवाब भी सुनिए। आप लोगों को इसके अलावा आता क्या है? आंख मूंद करके जिस तरह से गए थे उसी तरह से वो अफसर भी आंख मूंद करके नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के कहने से फेक एनकाउंटर किया तो वो भी जाएगा। ठीक ही मैडम ने शुरू में कहा कि हम तो डूबेंगे, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो इनका चेहरा जो है ना बेनकाब हो गया। आसाराम बापू जी को जिस तरह से नहीं आप लोग बचा सके, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को भी नहीं बचा पाइएगा। आपको जोर जोर से चिल्लाने से नहीं वो बच जाएंगे। चौरसिया जी, अब आप अपनी बात कह सकते हैं। हो गया। आप देख लीजिए, एक सांसद है, मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। इनके बात में कोई तथ्य नजर आया आपको? कोई क्या कानूनी बात बोल रहे हैं, कोई सच्चाई वाली बात बोल रहे हैं, कोई चिट्ठी लिख के उसके बाद उछल रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे। रामेश्वर जी, इस पे जवाब दीजिए ना। पर्सनल अटैक से क्या होगा? अरे भाई, अरे आज एक बात समझिए, हम कौन बचाने वाले होते हैं? केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट का मामला है। ये तो जज भी हो जाते हैं, वकील भी हो जाते हैं, सब यही लोग हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम आते उछलने लगते हैं। क्या बात करते हैं? अब तो नरेंद्र मोदी की बात चली तो आशा बड़ा बापू पर चले गए। बताइए रामेश्वर जी, ये बताइए, बंजारा ने लिखते, अरे मैं बंजारा इतने दिन से कहा था भाई। हाँ नहीं, अरे अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद कोई आदमी कुछ भी कहे, वो अपनी भड़ास निकाले, अपना पक्ष रखे, जो उन्हें कहना। इस्तीफा दिया उन्होंने आज और अपनी बातें रखी अपनी चिट्ठी में आज। लेकिन आरोप लगाए रामेश्वर जी, उनका जवाब दीजिए। काफी गंभीर आरोप लगाए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे। ठीक है। जो गंभीर आरोप इन्होंने लगाए, तो आरोप लगाने से आरोप नहीं हो जाता ना। आरोप लगाए तो कोर्ट में इसको सिद्ध करेंगे ना। ये मैं वही तो बात कर रहा हूं। आप इनको कोर्ट में सिद्ध करने दीजिए। कोर्ट में केस है, बहस का कहां मुद्दा है? आरोप लगाए, ठीक है, अपनी इस्तीफा कर दिया। इस्तीफा करने के पहले क्यों नहीं आरोप लगाए थे? इतने दिन से केस चला तो सच्चाई क्यों नहीं बताए थे? अच्छे अफसर है तो ये, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आरोप लगाए तो आरोप। एक सवाल बड़ा यहाँ पर ये खड़ा होता है, ये हमेशा से माना जाता रहा है, रामेश्वर जी आप तो मुझसे ज्यादा बार गुजरात गए होंगे, कि नरेंद्र मोदी के ब्लू व्हाइट बॉय अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ब्लू व्हाइट बॉय वंजारा भी किसी जमाने में माने जाते थे। पूरा फ्री हैंड था। अब वंजारा का ये कहना है कि 6 साल तक मैं चुप था क्योंकि भगवान की तरह आपको पूछा, लेकिन अब आपने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं भी अपनी जुबान खोलना शुरू करूंगा। अब सवाल ये कि नंबर 1 गुजरात में, मतलब नंबर 1 को नहीं पता था गुजरात में कि नंबर 2 उनके नीचे क्या कर रहा है। बढ़िया। एक बात बताइए, ये जो बोल दिए उसको आपने सच मान लिया? अरे ये जो बोले हैं इसका प्रमाण तो दे, प्रूफ तो दे। आज तो खैर बात की बात है। चौरसिया जी, आज तक गुजरात में कहाँ आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहाँ अपराध हो रहे हैं? गुजरात पुलिस कहाँ हताश है? इनके कहने से गुजरात पुलिस हताश हो गई। एक अलग बात है,
अरे ये वो शख्स कह रहा है जो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हैं आपने नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी को पता नहीं कि नंबर 2 क्या कर रहा है गुजरात में इतने साल तक। ये सवाल क्या आखिर क्यों उठाने की नौबत आई? मैं मान लूं कि बंजारा जो बोल रहा है वो सही है, आपके यहाँ बंजारा के कहने से मैं ब्लू आई बॉय थे, नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा पुलिस ऑफिसर थे, नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा पुलिस ऑफिसर थे। कोई व्यक्ति इस तरह की रिस्पॉन्सिबल बात करे वो जवाब देने लायक है? बताइए। अरे सुनिए चौरसिया जी तमाम आला पोजीशंस पर वो रह चुके हैं, हमारे क्या रिलेशन है, क्राइम ब्रांच में वो रह चुके हैं। हमारा होम मिनिस्टर हमारा मुख्यमंत्री से क्या रिलेशन है, ये बंजारा तय करेंगे, मतलब ये तय करेंगे बंजारा। तरह से कुछ भी नहीं कर रहे। अब कैसे शासन चलाएंगे? होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के क्या रिलेशन है, बंजारा को मालूम है? नहीं, मतलब नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये डिबेट ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एकदम आउटराइट हम कैसे खारिज कर दें, वो तमाम जितने भी पुलिस के आला पद होते हैं उस पर वो काबिज रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा, उनको सुपर कॉप कहा जाता था, तो एक बिल्कुल इस चीज को खारिज कर देना थोड़ा सा अटपटा लगता है। मीम अफजल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये बात इनकी सही है, हमको मानना चाहिए कि किसी का खत लिख देने से कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाएगी, लेकिन खत जब लिखा है तो उसके बारे में जरूर उनसे मालूम किया जाना चाहिए किस बुनियाद पर इन्होंने खत लिखा। दूसरी बात ये कि मैं चौरसिया जी को बताना चाहता हूं कि जरा बैकग्राउंड में जाकर के देखिए, 6-7 साल 8 साल पहले यही बंजारा थे, जब इन पर आरोप लग रहे थे तो गुजरात की सरकार और चीफ मिनिस्टर उन्हें बचाने की बराबर कोशिश करते रहे, और ये होम मिनिस्टर ये भी उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे। जब वो बचा नहीं पाए और आज वो जेल चले गए। आपका बड़ा बुनियादी सवाल है, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनका बड़ा बुनियादी सवाल है कि 6 साल के बाद इनको कैसे ये सब बातें याद आ रही हैं। अब क्या पता बेचारे 2, 4, 5 रोज 10-15 दिन पहले तक कोशिश करते रहे हों कि भाई आइए मुझे बचाइए, कुछ करिए, और एक लिमिट आने के बाद आदमी बोलता है, उम्मीद करता है, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो उसको बोलता है। सरकार के खिलाफ भी आदमी जब भी बोलता है जब वो देखता है कि भाई नहीं अब जो है पानी जो है सर से ऊपर हो गया, तो बोलना भी शुरू करते हैं। आप लोग भी पार्लियामेंट के अंदर उसी तरह बोलते हैं और यही दावा करते हैं कि अब तक हम देख रहे थे, अब ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो बंजारा की बर्दाश्त से कब बाहर हुआ, उसमें 6 साल लगे या 5 साल लगे या 2 साल लगे, सवाल ये अहम नहीं है। सवाल ये है कि जो ये खत है वो अपने आप में बहुत सीरियस है और इस खत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है, हमारे यहाँ वरिष्ठ जज भी बैठे हुए हैं और दूसरे भी एक जिम्मेदार आदमी बैठे हुए हैं, इस बात से एग्री करेंगे कि इतना अहम खत लिखने के बाद ये कोर्ट के नोटिस में आएगा और मुमकिन है वो कोर्ट में भी कुछ लिख करके दे दें। तो ये सब चीजों के बाद बहुत सी चीजें खुल करके सामने आएंगी और हम ये मुमकिन है वो कोर्ट में कुछ लिख करके दे दें, या आपकी जानकारी है? जी क्या कहा जा सकता है? मैं कह रही हूँ मुमकिन है कि वो कोर्ट में कुछ लिख करके दे दें, या आपकी जानकारी है? इस्तेमाल किया है, मैं मुमकिन का लफ्ज इस्तेमाल किया। सारी चीजों की जानकारी है, इन्हीं का प्लान है। कुछ अंदाजे जैसे आप बैठ करके लगा रही हैं टीवी चैनल पर, इस पैनल पर बहुत सारे लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो अंदाजा लगाना, अगर कांग्रेस का प्रवक्ता कोई अंदाजा लगाए तो उस पर शक करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। जी चौरसिया जी। नीम अफसल साहब, क्या ये सही है आप जो बोल रहे हैं जी? बेल इनको क्यों नहीं हुआ? बेल क्या अमित शाह को नरेंद्र मोदी के ऑफिस से मिला है या कोर्ट से मिला है? ये बंजारा को बेल कोर्ट देगा या नरेंद्र मोदी जी देंगे? पहला सवाल। दूसरा, आप कह रहे हैं अरेस्ट होने से पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं बोला, आप सुने नहीं। मैं अरेस्ट होने से पहले की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए, बोलिएगा फिर। हाँ, मैं सुन लीजिए 1 मिनट। मैंने पहले ही बोला था, शायद आप सुने नहीं या उस समय नहीं होंगे, कि आज जो प्रधानमंत्री की स्थिति है कि लोकसभा फेस नहीं कर पा रहे कोल घोटाले पे, कोयले की फाइल गायब हुई, FIR नहीं लॉन्च किया गया आज तक, तो आप ध्यान बताने के लिए हो सकता है आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश हो, ये हो सकता है कांग्रेस की साजिश बंजारा जी आकर के हो सकता है। सारा देश सुनता है उसको, हम जवाब भी देते हैं। यहाँ उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है? यहाँ तो बंजारा नीम अफसल साहब, मैंने आप ही की बात को दोहराया जी, आप ही की बात को दोहरा रहा हूं। आप कहे कि ये कोर्ट में कुछ लिख के दे सकते हैं, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जो पटकथा ये लिख करके बंजारा को दी है, क्या सच्चाई है कि ये कांग्रेस की साजिश है? वही बात तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका नोटिस तो लिया ही जाएगा ना। ये कैसे हो सकता है इसका नोटिस ना लिया जाए?
आप ये कह रहे हैं बहस का विषय नहीं है। चलिए इसका नोटिस लिया जाए, कितना ये एक्सेप्टेबल है नहीं है। जस्टिस अग्रवाल से जस्टिस अग्रवाल ये चिट्ठी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, कोर्ट में एडमिसिबल है, उसके बाद कितनी खतरनाक हो सकती है, जैसा कि मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। फॉर द प्रेजेंट आज की स्थिति में ये चिट्ठी एडमिसिबल ही नहीं है। आज ये कोई स्टेज ही नहीं है इस बात की कि नहीं, मतलब ये कुछ कहें। अभी तो गवाही हो रही है, गवाही के बाद मुलजिम के बयान होंगे कि भैया तुम्हें क्या कहना है, तब ये कह सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जब जो आदमी एक बार भगवान मान करके कानून के खिलाफ काम करता है किसी व्यक्ति को, तो अब ये दूसरे व्यक्ति को भगवान मान करके दूसरा काम भी कर सकता है। ऐसे आदमी का क्या तो कैरेक्टर है और क्या उसका वो है। और मुलजिम तो अपने बचने के लिए पता था नहीं क्या क्या बोलता है। ये दिस इज ए फैक्ट। पता नहीं किस किस पे आरोप लगाता है। ये हम हमेशा हर एक ट्रायल में हम ये बात देखते हैं कि मुलजिम जो है ना कुछ भी बोलता है। अगर वो अप्रूवर हो जाते हैं तो फिर तो अभी सवाल ये उठ रहा है, बच गई ना, सवाल ये भी उठ रहा है कि अप्रूवर होंगे भी कि नहीं। और अभी अप्रूवर के लिए तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होना जरूरी है। अभी सवाल यह है कि कोर्ट इनको अप्रूवर बनाता है कि नहीं है। ये सब ये चीजें नहीं है। फिर क्या इनका क्या वो है। लेकिन सवाल ये है, आश्चर्य की बात है कि ये कह रहे हैं कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इन्हें कार्य किया भगवान मान करके किसी को। अरे भाई ऐसा क्यों किया। चलिए आपकी बात हमने समझ ली। प्रदीप जी ये जानना चाहेंगे कि एक तो इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हमने बयान सुने। दोनों बीजेपी को लगता है कि इसमें साजिश है और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी ये कह गए कि चिट्ठी को हल्के से नहीं लिया जा सकता है। नहीं, देखिए चुनावी माहौल है तो इसमें इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बहुत स्वाभाविक बात है। जी वंजारा ने लिखा है चिट्ठी, हम कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। एक मिनट के लिए मान लें कि ये सब सच भी हो सकता है। वो जो कुछ कह रहे हैं हो सकता है सब सच हो, लेकिन अदालत उनसे जानना चाहेगी कि 6 साल वो अदालत में झूठ क्यों बोले। जब उनको गिरफ्तार किया गया, देखिए 2-3 चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक कि एनकाउंटर हुआ, सोराबुद्दीन और इशरत जहां और दूसरे लोग मारे गए, ये इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उस एनकाउंटर में डीजी वंजारा शामिल थे, इससे वो इनकार नहीं कर सकते। अब 2 प्रश्न हैं, एक कि जो लोग मारे गए वो आतंकवादी थे या नहीं, और दूसरा ये एनकाउंटर फेक था या नहीं। तो अगर वो आतंकवादी थे तो भी फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, कानून और संविधान ये कहता है। तो अगर फेक एनकाउंटर है तो वो अपराधी आतंकवादी थे या नहीं थे, ये लोग जिम्मेदार हैं। अब ये इसके आगे की बात है कि ये बताएं कि इस कॉन्स्पिरेसी में कोई और लोग भी शामिल थे या नहीं, ये एग्जीक्यूशन में शामिल थे। इसके अलावा मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे इसकी टाइमिंग के बारे में जानना चाह रही हूं कि आपका एनालिसिस क्या है। आज एक सीडी आती है दिन में, उसके बाद फिर ये इस्तीफा और फिर ये चिट्ठी आती है। ये बातें दबी जबान में कही जाती हैं कि डीजी वंजारा अप्रूवर हो सकते हैं। तो नहीं, ये आप जो जिसको इशारा कर रही हैं बिल्कुल सही बात है कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। अगर 6 साल 7 साल बाद जी वंजारा बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो दोनों पक्ष इसका इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस कहेगी कि मोदी एक्सपोज हो रहे हैं, अमित शाह फंस रहे हैं, और बीजेपी कहेगी कि ये कांग्रेस की साजिश है। ये दोनों के लिए मुफीद बनता है। लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी की आज सबसे बड़ी जो ताकत है वो उनके विरोधी हैं। जितना आप देखिए, आप बिना तथ्य के जब आरोप चलिए की तरह हमारे पास बिल्कुल कम है प्रदीप जी। अब अली अनवर जी से एक क्लोजिंग कमेंट, एक उनका रिएक्शन ले लेती हूँ इस पर। अली अनवर जी, देखिए एक चीज तो मानना चाहिए ना कि बंजारा ने जो भी कहा है वो आईपीएस के पोस्ट से रिजाइन करते हुए कहा है। इतनी नैतिकता तो है ना। पहले नहीं बोला, वो कहा कि मुंह इसलिए बंद रखा कि हम थे आईपीएस थे। दूसरी बात कि वो उसका दर्द ये है कि भाई हमको यूज एंड थ्रो, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने हमारा इस्तेमाल किया। वो तो मान ही रहा है कि गलत हमारा इस्तेमाल हुआ, तो वो कह रहा है रिजाइनेशन के बाद ये बात बोल रहा है। तो इस बात की तो जांच होनी चाहिए। आगे तो और परत दर परत खुलेगी
और कोर्ट हम समझते हैं इसको जज साहब कैसे कह रहे हैं, कोर्ट इसको कॉग्निजेंस लेगा और उससे पूछताछ करके उसको बुलाया जाएगा और उसके पास तथ्य होंगे तभी वो पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात बोल रहा है। अब अपनी जान जा रही है तो वो सही बात बोल रहा है। चलिए आंचल बचाने की आंचल से एक क्लोजिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। आंचल कुछ कहना चाहते हैं? आंचल शीतल, देखिए कुल मिला के इसकी टाइमिंग को लेकर चुनौती दी जाएगी क्योंकि वो सियासत में नेता देंगे, लेकिन बड़ा सवाल कि मैं इस लेटर बम को अपने आप में एक शुरुआत मानती हूं, अंत नहीं। और जिस तरह बार बार सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की बात हो रही है, उसी से जुड़ा तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर है, सिर्फ वो एनकाउंटर का मामला नहीं है और कई एनकाउंटर के मामले हैं, सेम टीम इन्वॉल्व है। जाहिर तौर पर अगर बाकी मामलों में अप्रूवर बनने की बात आती है, इशारा साफ कर दिया है वंजारा ने कि अब वो बोलना शुरू करेंगे और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बिल्कुल, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये इस्तीफा और इस्तीफे के रूप में ये लेटर बॉम्ब जो है ये अपने आप में एक शुरुआत है, अंत नहीं है। और आने वाले दिनों में इसको लेकर और घमासान हम देख सकते हैं सियासी तौर पर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।